नमस्कार दोस्तों। तो हमारा आज का टॉपिक है नेचुरल तरीके से हम मेमोरी कैसे तेज़ करें। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं साहब आप नेचुरल तरीके बताओ मेमोरी तेज़ करने के, डॉक्टर दवाइयाँ तो हमें बहुत सारी बताते हैं। तो हम कुछ नेचुरल तरीक़ों के बारे में आज बात करेंगे, जिनके बारे में मैं साइंटिफिकली आपको समझाऊंगा कि ये नेचुरल तरीके कैसे साइंटिफिकली हमारी मेमोरी में हमारी मदद करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके। ये जो मैंने 8 पॉइंट बताए हैं, मैं इन 8 पॉइंटों को वीडियो के लास्ट तक जो है वो एक्सप्लेन करूँगा और कोशिश करूँगा आपको साधारण से साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करूँ। इसमें कुछ साइंस के वर्ड्स होंगे जो हम अगले वीडियो में और साधारण भाषा में मेमोरी को कैसे तेज़ करें वो बात करेंगे। आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा ताकि आपको ये सारे के सारे तरीके मैं बता सकूँ। मोटा मोटा हम अगर बात करें नेचुरल तरीके से मेमोरी तेज़ करने की, तो सबसे पहली चीज़ आती है प्रायोरिटाइज स्लीप, कि अपनी नींद को प्रायोरिटाइज करें। नींद को प्रायोरिटाइज कैसे करना है, क्यों करना है, ये मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। सेकंड चीज़ है जो कि हमारी मेमोरी को नेचुरल तरीके से ठीक करती है, वो है तनाव को मैनेज करना। तो एक तो अपनी नींद को प्रायोरिटाइज करना, एक अपने तनाव को मैनेज करना। तीसरा तरीका है ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड खाना, कि ऐसा खाना खाना जिसमें ओमेगा 3 वो खाना ओमेगा 3 से भरा हुआ हो। चौथा पॉइंट आता है वो है एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज का मतलब है जैसे साइकिलिंग हो गई, वॉकिंग हो गई, ये भी मेमोरी तेज़ करने में हमारी मदद करते हैं। पांचवा पॉइंट है सपोर्ट आवर गट हेल्थ। अपने पेट को, अपने पाचन तंत्र को जितना स्वस्थ रखेंगे उतना हमारी याददाश्त पे फ़र्क पड़ेगा। अब पेट और याददाश्त का आपस में क्या संबंध है, ये हम आगे वीडियो में बात करेंगे। जब आप वीडियो आगे तक देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। छठा पॉइंट है विटामिन B12 से रिच फूड खाना, मतलब ऐसा खाना खाना जिसमें विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में हो। B12 और मेमोरी का क्या रिलेशन है, ये भी हम आगे वाली स्लाइड में बात करेंगे। सातवां पॉइंट है मेंटल स्टिमुलेशन एंड लर्निंग, कि अपने दिमाग को लगातार स्टिमुलेट करते रहें, दिमाग को सोने ना दें, दिमाग को स्टिमुलेट करें और सीखते रहें। इसके बारे में भी डिटेल में हम आगे बात करेंगे। और आखिरी पॉइंट है लिमिट न्यूरोटॉक्सिक एक्सपोजर। ये तो हम सब बात कर रहे थे, नींद ठीक करो, तनाव ठीक करो, ओमेगा 3 खाओ, एरोबिक एक्सरसाइज करो, पेट को, पाचन तंत्र को ठीक रखो, विटामिन B12 रिच फूड खाओ और दिमाग को जो है वो स्टिमुलेशन दो और जो है लर्निंग पे फोकस करो। लास्ट में हम बात कर रहे हैं, ये सब तो हैं तरीके जो हमें करने चाहिए, और ये चीज़ है जो हमें नहीं करना चाहिए, वो है न्यूरोटॉक्सिक एक्सपोजर को कम से कम, मतलब ऐसी चीज़ें जो हमारे न्यूरॉन्स को या दिमाग की नसों को नुकसान पहुंचाती हैं वो हमें कम से कम लेनी है। अब हम एक एक करके चीज़ को समझते हैं कि ये हमारी मेमोरी को नेचुरल तरीके से ठीक करने में कैसे मदद करेगी। तो पहला पॉइंट हमारी था प्रायोरिटाइज स्लीप, कि अपनी नींद को प्रायोरिटाइज करें। अब नींद जो है दोस्तों वो एटलीस्ट 6 से 8 घंटे एक अच्छी सुकून भरी नींद लेना 24 घंटों में से ज़रूरी है। ये अच्छी सुकून भरी 6 से 8 घंटे की नींद करती क्या है, ये हमारी मेमोरी को कंसोलिडेट करती है। कंसोलिडेशन का मतलब है हमारी मेमोरी को, जैसे हमने कोई चीज़ याद करी वो चीज़ याद ही रहे, रिटेन रहे। वो कंसोलिडेशन का काम नींद के दौरान होता है जब हम सो रहे होते हैं। जब हमने जागते हुए कोई चीज़ याद करी और जब हम आराम से सो रहे हैं तो वो याद करी हुई चीज़ कंसोलिडेट होती है, वो और ज़्यादा मजबूत होती है कि बाद में हमें याददाश्त में दिक्कत नहीं आए, बाद में हमारी याददाश्त कम ना हो। वो चीज़ ज़्यादा याद करने के काम आती है अगर हम समय से अच्छी नींद लें। दूसरा, सोते समय हमारे
ब्रेन से वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाहर निकलते हैं। जब हम जागते हैं तो हमारा दिमाग काम करता रहता है। जैसे कि कोई मशीन काम कर रही है तो काम करते समय वो क्या करेगी, अच्छा काम भी करेगी, साथ में जो कचरा है उसको भी साइड में निकालेगी। ऐसे ही हमारा दिमाग जब दिन भर काम करता रहता है तो वो अच्छा काम भी करता है और जो कचरा या टॉक्सिन होता है उसको साइड में निकालता रहता है। ये जागते हुए काम करते वक्त पॉसिबल नहीं है। तो जब हम सो रहे होते हैं, जब हमारा दिमाग रेस्ट कर रहा होता है, तो ये जो कचरा वेस्ट प्रोडक्ट हमारे ब्रेन में बने, टॉक्सिस जो हमारे ब्रेन में बने, ये नींद के दौरान शरीर से बाहर निकलते हैं, जिससे कि हमारी मेमोरी अगले दिन जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट पड़ा नहीं रहे और ज़्यादा मेमोरी या फंक्शनिंग के लिए हमारे दिमाग के अंदर जगह बची रहे, क्योंकि ये जगह घेरता है। अब ये एक सिस्टम होता है, साइंटिफिक भाषा में उसको हम ग्लाइम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। जैसे लिम्फेटिक सिस्टम होता है जो लिम्फ को ड्रेन करता है, वैसे ही एक ग्लाइम्फेटिक सिस्टम होता है जो ब्रेन के अंदर होने वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स को ड्रेन करता है, शरीर से बाहर फेंक देता है, ताकि अगले दिन जगह बचे और हम उसमें अपनी याददाश्त को भर सकें। ये क्या करता है, इससे ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन पाथवे होता है। जब कचरा बाहर फेंक दिया तो जो कम्युनिकेशन पाथवे का मतलब क्या है, एक नर्व को अपन अभी नस शब्द यूज करते हैं, एक नस से दूसरी नस का जो संबंध होता है सिनेप्स के थ्रू, उसको सिनेप्स बोलते हैं। एक नस दूसरी नस से सिनेप्स के थ्रू जुड़ती है और इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। तो इस कम्युनिकेशन सिस्टम को जब हम ये वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो ऑप्टिमाइज होता है। तो अगर हमारा दिमाग, अगर हम अच्छी नींद नहीं लेंगे तो ना तो हमारी मेमोरी कंसोलिडेट होगी, याद किया हुआ अच्छे से रिटेन नहीं होगा। दूसरा, जो दिन भर में कचरा बना है दिमाग में, वो कचरा अपनी जगह खाली नहीं करेगा, तो हम उसमें नई मेमोरी नहीं भर पाएंगे। तो अच्छी नींद से वो कचरा साफ़ होता है और दो नसों के बीच में कम्युनिकेशन सिस्टम ज़्यादा बढ़िया बनता है। अगले दिन याददाश्त और अच्छी होने में मदद मिलती है। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट था मैनेज स्ट्रेस, तनाव को मैनेज करना। अब सब तनाव को मैनेज करने का मतलब क्या है, ये ज़रूरी क्यों है? तो तनाव, वाई इट इज़ नीडेड, तनाव को मैनेज करने की ज़रूरत क्यों है? याददाश्त के लिए तनाव का क्या लेन देन है? तनाव का लेन देन है क्रोनिक स्ट्रेस इम्पेयर सिनेप्टिक सिग्नलिंग। तो इसका मतलब है कि जब हम लगातार टेंशन में रहते हैं, लगातार लंबे समय तक जब हम टेंशन में रहते हैं, तो ये क्या करती है, सिनेप्टिक सिग्नलिंग। जैसे मैंने अभी बताया कि दो नसों के अंदर में जो सिग्नल्स आदान प्रदान होते हैं, मतलब कम्युनिकेशन, जो दो नसें एक दूसरे से, एक नस के अंदर जो बात है वो दूसरी नस के अंदर पहुंच रही है, उस नस में सिनेप्टिक सिग्नलिंग या कम्युनिकेशन में लगातार टेंशन से ये मामला बिगड़ जाता है, ये इम्पेयर हो जाता है। तो लगातार टेंशन रहने से हमारी सिनेप्टिक सिग्नलिंग या दो नसों के बीच में जो बातचीत है, हम कोई चीज़ याद करते हैं वो एक नस से दूसरी नस में जाती है, दूसरे से तीसरे में जाती है, तीसरे से चौथे में जाती है, ऐसे करके बहुत सारी नसों का गुच्छा होता है। उस गुच्छे के रूप में ये याददाश्त हमारी बनती है। तो अगर हम लगातार तनाव में रहेंगे तो ये सिनेप्टिक सिग्नलिंग जो है वो इफ़ेक्ट होएगी और उसकी वजह से हमें याददाश्त जो है हमने याद किया था वो लंबे समय तक नहीं रहेगी। अब ये करती कैसे है? अगर हम टेंशन नहीं लेंगे तो ये क्या करेगा, हमारे न्यूरल कनेक्शन को हेल्दी रखेगा। इट विल हेल्प मेंटेनिंग हेल्दी न्यूरल कनेक्शन। तो दो नसों के बीच के कनेक्शन को हेल्दी रखेगा तो हमारे याददाश्त जो है वो बढ़िया रहेगी, याददाश्त मस्त रहेगी, मस्का रहेगी, बढ़िया रहेगी। अब साहब मैनेज कैसे करें स्ट्रेस को? स्ट्रेस तो डेली लाइफ का हिस्सा है। तो देखो, दो तीन चीज़ें सब लोग, गुरु लोग बोलते हैं, सारे ज्ञानी लोग बोलते हैं, लेकिन हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। आज आपको मैंने साइंटिफिक तरीका बताया है कि तनाव से
किस वजह से हमारी याददाश्त पे फ़र्क पड़ता है और तनाव कम करने की चीज़ों की ज़रूरत क्यों है। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। एक हम कर सकते हैं मेडिटेशन, ध्यान। मेडिटेशन के अलावा हम क्या क्या कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग में क्या करना है दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। चाहे आप अनुलोम विलोम कर लो, ठीक है, चाहे आप अनुलोम विलोम कर लो, चाहे आप सुबह आराम से उठ के गहरी सांस अंदर लो, 1 से 6 तक गिनते हुए, फिर उस गहरी सांस को रोको 1 से 8 गिनते हुए, फिर उस गहरी सांस को छोड़ो 1 से 12 या 14 या 16, जितना धीरे छोड़ सकते हो। तो इससे क्या है, डीप ब्रीदिंग का काम भी निपट जाएगा। मेडिटेशन की बात अपन ने कर ही ली। तीसरा है रेगुलर एक्सरसाइज। ये भी सबको पता है लेकिन हम करते नहीं हैं। तो दोस्तों, साइंटिफिक कारण तनाव को मैनेज क्यों करना है मेमोरी के लिए, क्योंकि ये सिनेप्टिक सिग्नल्स को ख़राब करती है अगर लगातार तनाव रहता है। तनाव कम करने के लिए क्या करना है, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और रेगुलर एक्सरसाइज। ये हमारा हुआ दूसरा पॉइंट। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे, जो था कि हमें अच्छी याददाश्त के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड फूड खाने चाहिए। अच्छी मस्त मस्का याददाश्त के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले फूड खाने चाहिए। अब ये मिलता किस किस चीज़ों में है, सबसे ज़्यादा तो साहब ये मिलता है मछलियों में। अब जो वेजिटेरियन है वो कहेंगे छी छी मैं तो मछली नहीं खाता। फिर ये मिलता है वालनट में, तो ये तो हम खा सकते हैं जो वेजिटेरियन है। जो नॉन वेजिटेरियन है डेफिनेटली मछली ज़्यादा खाएं। जो वेजिटेरियन है वो अखरोट ज़्यादा खाएं। और तीसरा आता है फ्लैक्सीड, अलसी के बीज। ये पंसारी की दुकान पे आराम से मिल जाते हैं। अलसी के बीज, अलसी के बीज में मछलियों के बराबर ही ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। लेने का तरीका बहुत सिंपल है, या तो इनको भून के सीधा खा लो, या इनको भून के मिश्री के साथ में पीस लो, एक पाउडर बना लो और आधा चम्मच डेली गुनगुने दूध के साथ में ले लो। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड फूड कहाँ कहाँ मिलेगा, फिश में, वालनट में और फ्लैक्सीड में। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि ये वही काम करेगा, सिनेप्टिक मेम्ब्रेन व प्लास्टिसिटी को बढ़ाएगा। तो सिनेप्टिक मेम्ब्रेन का मतलब है वही एक नस जो है उसके दूसरी नस से कनेक्शन ऐसे होते हैं, इसको हम कहते हैं सिनेप्स, ठीक है। तो सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को बनाए रखने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड की ज़रूरत होती है। और ये दो न्यूरॉन, ये एक न्यूरॉन हो गया, ये दूसरा न्यूरॉन हो गया, इन दोनों के आपस में जुड़ाव, इन दोनों के आपस में कम्युनिकेशन जो होता है वो सिनेप्सिस के थ्रू होता है। इसको कहते हैं सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्लास्टिसिटी का क्या मतलब है, जैसे प्लास्टिक होता है ना, हम चाहे जैसे मोड़ सकते हैं, वैसे ही हमारी नसों के अंदर जो याददाश्त है वो स्टोर होने की जगह जो है वो फ्लेक्सिबल रहे। तो ये न्यूरॉन्स को, अकड़े हुए न्यूरॉन्स को फ्लेक्स करने के लिए फ्लैक्सीड जैसी चीज़ जिसमें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं वो ज़रूरी होते हैं। और ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड खाने से हमारी याददाश्त नेचुरली बढ़ती है। अगले टॉपिक पे चलते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज। साहब एरोबिक एक्सरसाइज क्या होती है, अनएरोबिक एक्सरसाइज क्या होती है, ये अलग बात हो गई। अभी हम केवल एरोबिक एक्सरसाइजेज की बात करेंगे। तो एरोबिक एक्सरसाइज कौन कौन सी होती है, एक सुबह सुबह वॉक करना, चलना या घूमना। घूमना वो वाला नहीं, जयपुर घूमा है, दिल्ली घूमा है, आगरा घूमा है। सुबह सुबह 3 किलोमीटर डेली घूमना। साइकिलिंग, साइकिल चलाना। इन सब से क्या होता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का संचार बढ़ता है।
इसलिए इनको एरोबिक एक्सरसाइजेज कहते हैं। स्विमिंग, तैराकी। अब बच्चे कहेंगे साहब हमारे पास तो कोचिंग जाने के अलावा, पढ़ाई के अलावा टाइम ही नहीं मिलता, हम कब तो घूमना करें, कब हम साइकिल चलाएं, कब हम स्विमिंग करें। तो ज़रूरी नहीं है आप तीनों कर पाओ, पर आप इससे जो कर पाओ आप वो करो, क्योंकि अल्टीमेटली आप पढ़ किस चीज़ के लिए रहे हो? सिलेक्शन के लिए। आप काम किस चीज़ के लिए कर रहे हो? अच्छा काम करने के लिए। तो जब आप कोई चीज़ याद करते हो और वो चीज़ आपको एग्ज़ाम में या परफॉर्मेंस के समय याद ही नहीं आए, तो वो पूरा टाइम जो आपने पूरा साल दिया उसका फ़ायदा क्या हुआ? तो उसमें आप कभी कहीं ना कहीं से 15-20 मिनट, आधा घंटा निकालें और एरोबिक एक्सरसाइजेज को दे। ये साइंटिफिकली करती क्या है? ये क्या करती है? इट हेल्प्स क्रिएटिंग न्यू न्यूरॉन्स। वो भी किस में? हिप्पोकैम्पस और एमिगडेला में। तो एरोबिक एक्सरसाइज से क्या होता है? नए न्यूरॉन्स बनते हैं। अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो सिनेप्सिस, दो नसों के बीच के कम्युनिकेशन को ठीक करने वाली चीज़ों पे बात कर रहे थे। यहाँ तो एक्सरसाइज करने से नए न्यूरॉन्स ही बन रहे हैं। वो भी कहाँ बन रहे हैं? हिप्पोकैम्पस और एमिगडेला, वो जगह जो याददाश्त से रिलेटेड है। यहाँ की नसें ही याददाश्त से रिलेटेड हैं। तो हिप्पोकैम्पस और एमिगडेला में जब हम एरोबिक एक्सरसाइजेस करते हैं तो कोई भी चीज़ हम याद करते हैं, उस चीज़ के लिए नई नसें ही बनने लग जाती हैं। इससे बढ़िया और क्या बात होगी? तो नई नसें बनाने में हेल्प करती है एरोबिक एक्सरसाइजेज, जो कि हमें रोज़ करनी चाहिए, चाहे हम आधा घंटा ही दिन का क्यों नहीं दें। इससे हमारी याददाश्त नेचुरल तरीके से बढ़ेगी, हमें दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हम आते हैं सपोर्ट गट हेल्थ। अब साहब यहाँ आता है सवाल कि पाचन तंत्र का हमारी याददाश्त से क्या लेना देना है? बढ़िया सवाल है ना। पेट का दिमाग की याददाश्त से क्या लेन देन है? बिल्कुल लेन देन है दोस्तों। एक चीज़ होती है जिसे हम साइंस में गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। मतलब कि हमारा पेट और दिमाग आपस में जुड़ा हुआ होता है एक नस के द्वारा, जिसे हम वेगस नर्व कहते हैं। और ये वेगस नर्व क्या करती है? आपस में पेट में क्या हो रहा है उसको दिमाग तक पहुंचाती है, और दिमाग में क्या हो रहा है उसको पेट तक पहुंचाती है। इसीलिए कई बार एग्ज़ाम के टाइम पे जब टेंशन होती है लोगों को दस्त लगने लग जाते हैं। और ऐसे ही कई बार जब पेट खराब होता है तो लोगों को चीज़ें ढंग से याद नहीं होती है। तो इस पाचन तंत्र का फ़ायदा क्या है, ये क्यों कर रहा है, साइंटिफिकली हम बात करते हैं। तो हमारी हेल्दी गट, जब हम अच्छे से पाचन तंत्र को सही से रखेंगे तो हमारे पाचन तंत्र, पेट के अंदर खूब सारे माइक्रोबायोम होते हैं। मतलब खूब सारे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे खाने को पचाने का काम करते हैं और हमारे पेट को हेल्दी रखने का काम करते हैं। ये जो माइक्रोबायोम है ये न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं। अब हमने अभी तक बात करी थी किस चीज़ की? हमने बात करी थी सिनेप्सिस की, मतलब दो नसों के बीच कनेक्शन की। हमने बात करी थी नए नस बनने की, न्यूरॉन सिंथेसिस की, न्यूरॉन बनने की। ये दो बातें तो हमने अभी तक करी हैं कि साहब ओमेगा 3 फैटी एसिड खाओ, एक्सरसाइज करो, तनाव कम करो। ठीक है, ये चीज़ करने से जो है ये सिनेप्सिस ठीक होंगे, नए न्यूरॉन्स बनेंगे। लेकिन ये सिनेप्सिस के अंदर और न्यूरॉन्स के अंदर मुख्य जो न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोकेमिकल जो है वो क्या होता है? उसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। बिना न्यूरोट्रांसमीटर कुछ नहीं होता। अब हम बात करते हैं, साइंस में 3 चीज़ें होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपकी बायोलॉजी। ठीक है, तो सॉरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हम एनाटॉमी बोल सकते हैं, जूलॉजी या बॉटनी। तो जो फिजिक्स है वो होती है करंट से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक इम्पल्स से रिलेटेड, उसको न्यूरोफिजिशियन देखते हैं। जो एनाटॉमी है वो होती है दिमाग की बनावट के ऊपर, उसको न्यूरो सर्जन देखते हैं। तीसरी चीज़ होती है केमिकल, ब्रेन के अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर केमिकल,
वो होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, उनको हम लोग देखते हैं न्यूरोसाइकेट्रिस्ट। तो ये साथ साथ में मैंने उस सवाल का जवाब भी दे दिया कि जो पुराने ज़माने में पागलों के डॉक्टर कहलाते थे, वो आजकल इतनी सारी बीमारियां, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद नहीं आना, याददाश्त, ये सब क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हम ये न्यूरोकेमिकल, हम केमिस्ट्री से डील करते हैं। और ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो अगर पेट अच्छा होगा, पाचन तंत्र अच्छा होगा, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो बनेंगे। अब न्यूरोट्रांसमीटर कई तरीके के होते हैं, जिसमें दो मुख्य न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो कि पेट या पाचन तंत्र सही होने से अच्छे बनते हैं। वो है सेरोटोनिन और गाबा। इसे हम कहते हैं हैप्पी केमिकल। इसकी कमी से डिप्रेशन हो जाता है। तो सेरोटोनिन एक हैप्पी केमिकल है, गाबा एक मन को शांत करने वाला या एंजाइटी को कम करने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है। तो सेरोटोनिन और गाबा जो है वो अच्छे पाचन तंत्र के रहने से ही अच्छी मात्रा में बनते हैं। और शरीर में दो ही जगह सेरोटोनिन होता है दोस्तों, एक पेट में और एक ब्रेन में। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ, इसी के साथ थोड़ा सा टाइम आपका एक्स्ट्रा शायद लग रहा होगा, लेकिन हमारे पूरे शरीर में दो ही जगह खुद का तंत्रिका तंत्र होता है। एक तो ब्रेन में जो कि पूरे बॉडी में जाता है, और एक एंटेरिक नर्वस सिस्टम, हमारे गट का, हमारे आंतों का, हमारे पेट का खुद का एक नर्वस सिस्टम होता है जिसे एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। और ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं, इसको हम गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। तो अच्छा पाचन तंत्र होगा तो न्यूरोट्रांसमीटर अच्छे बनेंगे तो हमारा मन खुश रहेगा, तो हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो ज़्यादा याद होगी, क्योंकि मन खुश रहेगा तो तनाव कम होगा तो टॉक्सिन्स कम बनेंगे तो हम मस्त रहेंगे और याददाश्त बढ़ेगी। अगले टॉपिक पे चलते हैं। ईट मोर विटामिन बी रिच फूड। अभी हमने वहाँ ओमेगा 3 की बात की थी। ओमेगा 3 के साथ साथ विटामिन B12, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। विटामिन B12 से क्या होता है, हमारी जो नसें हैं ना दोस्तों, हमारी नसों के ऊपर जो कवर होता है, ये कवर साइंस वाले लोग समझते हैं, ये जो कवर होता है ये विटामिन B12 से बनता है। तो अगर विटामिन B12 ही कम होगा तो ये याददाश्त का मुख्य विटामिन होता है, मेमोरी का मेन विटामिन B12 होता है। तो विटामिन B12 रिच फूड खाएंगे तो ये क्या होता है, B12 इज क्रिटिकल फॉर न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस। वही न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन बनाने में इसका अच्छा योगदान होता है। सेरोटोनिन के साथ में एक और मैंने नाम लिखा हुआ है, DOPAMINE, डोपामिन। तो सेरोटोनिन और डोपामिन बनाने में विटामिन B12 का बहुत अच्छा रोल होता है, और ये दोनों ही हैप्पी केमिकल्स कहलाते हैं। इनके सही रहने से हमें छोटी छोटी बातों की टेंशन नहीं होती है, तनाव नहीं होता है, और डिप्रेशन व एंजाइटी भी नहीं होती है जब सेरोटोनिन और डोपामिन ठीक होता है। तो विटामिन B12 रिच फूड खाना बहुत ही अच्छी चीज़ है याददाश्त के लिए। अब आता किस किस में है, तो वेजिटेरियंस के लिए तो साहब केवल डेयरी प्रोडक्ट्स में आता है। डेयरी प्रोडक्ट्स का मतलब है दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, छाछ हो गई, ये डेयरी प्रोडक्ट्स वेजिटेरियंस के लिए तो इसमें आता है। इसके अलावा विटामिन B12 जो है वो नॉन वेज में मिलता है। डेयरी प्रोडक्ट भी हमें गाय भैंस से ही मिलता है, तो कुल मिला के विटामिन B12 जो है वो हमें पशुओं से ही मिलता है। कुछ प्लांट से भी मिलता है, उसके बारे में बात करेंगे, पर मोटा मोटा पशुओं से मिलता है। तो एक तो हमें डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा खाने चाहिए। जो एग खा सकता है उसको अंडे ज़्यादा खाने चाहिए। जो फ़िश खा सकता है, मछली खा सकता है जिसमें ओमेगा 3 भी है और विटामिन B12 भी है, वो फ़िश भी खा सकता है। जो मीट खा सकता है वो मीट भी खा सकता है। तो ये तो हो गए कुछ ऐसे सोर्सेज जो कि पशुओं से मिलते हैं, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स और नॉन वेज चीज़ें।
एक होता है फोर्टिफाइड सीरियल्स या प्लांट। फोर्टिफाइड सीरियल्स का मतलब है जो हम सुबह नाश्ता करते हैं ना आजकल, कि साहब नाश्ते में आप आजकल कई तरह के सीरियल्स आते हैं जो अपन नाश्ते में दूध में डाल के खाते हैं ऐसे ऐसे, तो उन सीरियल्स को फोर्टिफाइड कर दिया जाता है, उनके अंदर ये चीज़ विटामिन B12 मिला दी जाती है। जैसे कि एक प्लांट मिल्क करके आता है, आप नेट पे देखेंगे तो पता चलेगा प्लांट मिल्क क्या होता है। एक न्यूट्रिशनल यीस्ट होता है, ये भी आप नेट पे देखना क्या होता है। तो फोर्टिफाइड सीरियल्स में भी हमें विटामिन B12 रिच फूड मिल सकता है, जो कि हमारी मेमोरी के लिए बहुत बढ़िया होता है। अब अगला टॉपिक था कि साहब अभी तक तो आपने बात कर ली, आपका पेट ठीक रहना चाहिए, आपको ओमेगा 3 खाना चाहिए, आपको टेंशन कम लेनी चाहिए, आपको एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको विटामिन B12 खाना चाहिए, आपको ओमेगा 3 खाना चाहिए, आपको अच्छी नींद लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं दिमाग को स्टिमुलेट करना और लर्निंग, नई नई चीज़ें सीखना। तो दोस्तों, जब तक हम किसी मशीन को लगातार चलाएंगे नहीं तो उसको जंग लग जाएगी ना। तो हम कोई चीज़ याद करें लेकिन दिमाग को अपन लगातार काम में लेते ही नहीं रहें तो हमारे याददाश्त वाली मशीन को जंग लग जाएगी और हमारी याददाश्त डंप हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो ज़िंदगी भर हमें हमारे दिमाग को स्टिमुलेट करता रहना है, हमारे न्यूरॉन्स को हमें स्टिमुलेट करते रहना है। उसके लिए नई नई जानकारी जानना और सीखते रहना ज़रूरी है। अब सीखना ज़रूरी नहीं है कि हम किसी बुक से ही करें, सीखना इंसान किसी की बात सुन के भी सीख सकता है, सीखना इंसान किसी के एक्सपीरियंस से भी सीख सकता है। इसके अलावा अगर इंसान डेली कोई बुक पढ़े, किताब पढ़े, किताब में भी दूसरे लोगों का ज्ञान ही होता है, तो रीडिंग बुक्स अपार्ट फ्रॉम द बुक ऑफ जिसको हम याद कर रहे हैं वो नहीं, वो किताबें जिसमें कि हमारे सिलेबस से वो लेन देन नहीं है लेकिन हमें उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो रीडिंग बुक्स और सॉल्विंग पजल्स, पहेलियाँ सुलझाना, इसमें मैं सुडोकू की बात करूँगा, इसमें मैं चेस की बात भी करूँगा। चेस खेलने में भी बहुत अच्छा हमारा जो है मेंटल स्टिमुलेशन होता है। तो जो भी हम क्विज वगैरह करते हैं, जो भी हम क्विज सॉल्व करते हैं, पजल सॉल्व करते हैं, जैसे चेस हो गया, ऐसे गेम्स हो गए, उसमें हमारा मेंटल स्टिमुलेशन होता है। लर्निंग हम बुक्स वगैरह से, किसी के एक्सपीरियंस से, किसी की ज़िंदगी से सीख सकते हैं। इससे हमारा दिमाग लगातार चलता रहता है तो मशीन चलती रहेगी तो बढ़िया काम करेगी। टॉक्सिन हम सो के निकाल ही रहे हैं, तो ये भी एक याददाश्त को नेचुरली बढ़ाने का एक तरीका है। इसके अलावा मैंने बात की थी टॉक्सिन निकालने की। एक तो बात हो गई कि जो हमारे दिमाग के अंदर कचरा बन रहा है उसको निकालो, वो तो था नींद से जो कचरा बना वो निकल गया। ये है हम बाहर से टॉक्सिन खा रहे हैं, जैसे कि हम कोई नशा कर रहे हैं, हम दारू पी रहे हैं, हम अफीम ले रहे हैं, हम चरस ले रहे हैं, हम गांजा ले रहे हैं, हम निकोटीन ले रहे हैं, हम तंबाकू ले रहे हैं, हम बीड़ी पी रहे हैं, हम सिगरेट पी रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये दिमाग को न्यूरोटॉक्सिन से एक्सपोजर कर रहा है, दिमाग को टॉक्सिन दे रहा है। क्योंकि हर नशा क्या करता है, दिमाग को प्रभावित करता है, दिमाग के अंदर रिवार्ड सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, रिवार्ड सिस्टम को स्टिमुलेट करके हमें मज़ा दिलाता है। लेकिन वो नशा फिर हमें मज़ा लेने के लिए ज़रूरी हो जाता है और करना ही पड़ता है। इससे क्या है, हमारे दिमाग की जो याददाश्त है, मेमोरी की जो पावर है वो डाउन होती चली जाती है। क्योंकि जो नशे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नशा करने में व्यस्त हो जाती हैं, जिसकी वजह से याददाश्त के लिए जगह कम बचती है। आप लोग रैम समझते हो ना, रैम और रोम। तो रैम तो है जो हम अभी काम कर रहे हैं, रोम है जो हमारी याददाश्त अंदर पड़ी हुई है। तो जब हमारे नसों को ये नसें घेर लेंगे तो हमारी जो रोम है वो कम हो जाएगी और हमारी मेमोरी पावर कम हो जाएगी। तो नेचुरली मेमोरी बढ़ानी है तो आपको नशा करना बंद करना पड़ेगा। इसके अलावा एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स जैसे कि हैवी मेटल्स,
कई बार हम क्या करते हैं कि किसी न किसी फैक्ट्री के पास में हमारा घर होता है, फैक्ट्री के पास में स्कूल होती है, फैक्ट्री के पास में हमारी कोचिंग होती है, फैक्ट्री के पास में हमारा वर्क प्लेस होता है, फैक्ट्री के पास में हमारा ऑफिस है, जहाँ से न्यूरोटॉक्सिन्स निकल रहे हैं, जहाँ से हैवी मेटल्स निकल रहे हैं। वो कहीं ना कहीं खाने के माध्यम से, खाने के ऊपर गिर के, ये सांस के माध्यम से हमारे दिमाग तक पहुँचते हैं और हमारे दिमाग के अंदर जाके वही सिनेप्सिस को इम्पेयर कर देते हैं। तो सिनेप्टिक पाथवे को इम्पेयर करते हैं। सिनेप्सिस के बारे में मैंने बात की थी, दो नसों के बीच का संबंध। जब दो नसों के बीच का संबंध ही ठीक नहीं होगा तो आपस में याददाश्त को एक दूसरे को दे ही नहीं पाएंगी। तो वो चीज़ें जब आदान प्रदान ही नहीं होगी तो दोबारा याद कैसे आएगी। तो एक तो सिनेप्टिक पाथवे को इम्पेयर करता है, दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नलिंग। अब साहब अच्छा पेट पाचन तंत्र का न्यूरोट्रांसमीटर बन गए, विटामिन B12 खाया, न्यूरोट्रांसमीटर बन गए, लेकिन वो सिग्नल ही नहीं दे पाएंगे तो उनके बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो न्यूरोटॉक्सिन्स से बचना पड़ेगा, उसके लिए नशा, उससे बचना पड़ेगा। हैवी मेटल्स कौन कौन से होते हैं नेट पे देख लेना, नहीं तो मैं आगे बता दूंगा। उनसे बचना पड़ेगा ताकि हमारा सिनेप्सिस और न्यूरोट्रांसमीटर का सिग्नलिंग रुके नहीं और हमारी याददाश्त खराब नहीं हो। अब दोस्तों, ये है बायोलॉजिकल बेसिस, साइंटिफिक बेसिस। हो सकता है सबको समझ में नहीं आया हो, मैंने कोशिश की है हल्की से हल्की, काफ़ी साधारण तरीके से समझाने की। फिर भी अगर नहीं ढंग से समझ में आया हो तो हम आगे साधारण भाषा में अलग वीडियो बनाएंगे। इसका मतलब है मस्ती मस्ती में बनाएंगे, मस्ती मस्ती में बताएंगे, मस्ती मस्ती में याद रहेगा, मस्ती मस्ती में भूलेंगे नहीं और मस्ती मस्ती में हमारी मेमोरी बढ़िया हो जाएगी। वो हम हिंदी में बनाएंगे। और ये सिनेप्स, न्यूरोट्रांसमीटर, सिग्नलिंग, जो ये बायोलॉजी वाले लोगों को ही समझ में आता है, सबको नहीं आता है। फिर भी मैंने कोशिश की है समझाने की आदान प्रदान के टाइप से, तो उसको अपन आगे बात करेंगे। अब मेरा मोटिवेशन बना रहे ये वीडियो बनाने के लिए, इसके लिए आपको एक लाइक तो देना बनेगा, एक सब शेयर करना बनेगा और एक सब्सक्राइब करना बनेगा, ताकि मैं ऐसे वीडियोज़ आपके लिए रोज़ रोज़ ला सकूं। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो और आपकी याददाश्त बहुत ही बढ़िया रहे। थैंक यू।